तो जैसे कृषि कार्य है, तो कृषि कार्य में क्या जरूरत है? जमीन है, जलवायु है, और उसके बाद तब लगता है मानव कौशल। अब इसमें मानव का प्रकृति के साथ अंतरक्रिया कहां हो रहा है, ये अभी साबित करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे धान की फसल क्या खुद ब खुद उग जाती है अपने से? गेहूं की फसल या कोई भी खेती की फसल खुद ब खुद उग जाती है? नहीं उगती। उसके लिए मानव अपने कौशल का, अपने बुद्धि विवेक का, अपने श्रम का प्रयोग करता है। ठीक, मानव करता है। लेकिन क्या केवल मानव के श्रम से, मानव के कौशल से ही धान की फसल उग जाती है? नहीं, उसके लिए प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना भी पड़ता है। प्रकृति के साथ अगर तालमेल नहीं है तो फिर फसल नहीं होगी। जैसे अगर बरसात अच्छी नहीं हुई तो फसल चौपट हो जाएगी, या बरसात बहुत ज्यादा हो गई तो फसल खराब हो जाएगी। धूप बहुत ज्यादा पड़ने लगी, फसल सूखने लगेगी समय से पहले। धूप बहुत कम है, फसल पक नहीं पाएगी। कई चीजें हैं, तमाम फैक्टर है उसके लिए। तो मानव का प्रकृति के साथ इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर मानव का प्रकृति के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, और उसी का जो रिजल्ट है वह है फसल। मानव का प्रकृति के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसी का रिजल्ट है फसल। यानी धान की खेती के लिए हमें उपजाऊ जमीन की जरूरत है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत है, 150 से 200 सेंटीमीटर बरसात की जरूरत है। ये चीजें तो हमें कहां से मिलेंगी? प्रकृति से। लेकिन केवल इतनी चीजों के मिलने से धान की खेती नहीं हो जाएगी, जब तक कि मानव बीज को ले जाकर के खेतों में छिटेगा नहीं, जब तक कि मानव बरसात अगर कम हो रही है तो सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं कराएगा, जब तक उसमें खाद नहीं डालेगा, जब तक समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई नहीं करेगा, तो मानव का कौशल यहां पर सम्मिलित हुआ। तो अब जो है यह जो मानव का प्रकृति के साथ अंतरक्रिया हुआ, उसी का परिणाम जो है ये फसल है। इसी का अध्ययन करते हैं हम मानव जीवन। ठीक, दूसरा उदाहरण हम आपको दें। मान लो जैसे द्वितीय क्रियाएं, एक चैप्टर होगा तो लोगों का मानव भूगोल में द्वितीय क्रियाएं करके। ठीक है, द्वितीय क्रियाएं जैसे मुख्य रूप से द्वितीय क्रियाएं में उद्योग धंधों को सम्मिलित किया जाता है। उद्योग धंधों, ठीक है, उद्योग धंधे कई तरह के होते हैं। कोई भी उद्योग ले लो, लौह इस्पात उद्योग ले लो, कोई भी उद्योग ले लो, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग किस तरह से मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का परिणाम है। यह भी एक बात ध्यान रखना, यह जो मैं इस तरह से आपको उदाहरण देकर के समझा रहा हूं, अगर बहुत टिपिकल और टेक्निकल प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूं कि कृषि कार्य किस तरह से मानव और प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का परिणाम है, स्पष्ट कीजिए। या लौह इस्पात उद्योग मानव और प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का परिणाम है, स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर के प्रश्न में, लघु उत्तरी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं इस तरह की चीजें। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखना आप। अब लौह इस्पात उद्योग जैसे, तो उद्योग के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चे सामान। ठीक, उसके बाद पावर, बिजली, पूंजी, श्रम, बाजार वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये कच्चे सामान जो है इस पर फोकस करो। उद्योग के लिए जो जिन चीजों की जरूरत है उनमें जो सबसे प्रमुख है कच्चे सामान, इस पर फोकस करो पहले। लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा सामान क्या है? तो ये लौह अयस्क। ठीक, अब ये लौह अयस्क कहां से मिलता है? मानव तो इसे लौह अयस्क को बनाता नहीं है। लौह अयस्क प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, धरातल के नीचे लौह अयस्क प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। लौह अयस्क को बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है।
इस लौह अयस्क को मानव खान से निकालता है और निकालने के बाद परिवहन के माध्यम साधनों द्वारा इसको फैक्ट्री में पहुंचाता है। इस लौह अयस्क से तब जाकर के क्या बनता है? इस्पात। तो प्रकृति का मानव के साथ इंटरेक्शन हुआ। लौह अयस्क प्रकृति के द्वारा मिलने वाला पदार्थ है। इस प्रकृति के द्वारा मिलने वाले पदार्थ को मानव ने अपने कौशल से, अपने श्रम से, अपने बुद्धि विवेक से इसको अपने उपयोग में लाए जा सकने वाली चीज में परिवर्तित कर दिया। तो प्रकृति का मानव के साथ अंतर संबंध स्थापित हुआ। तो ये इसका अध्ययन मानव भूगोल है। तो इस तरह से जितने अध्याय हैं मानव भूगोल में, सब में तुमको ये दिखाई देगा मानव का प्रकृति के साथ अंतर संबंध है। यही मानव भूगोल की प्रकृति है, यही मानव भूगोल का स्वभाव है, यही मानव भूगोल का अध्ययन है।